Okay, welcome back to the lecture of electrical machine 2. Uh, so last lecture we have started the single phase induction motor, in which we have discussed the theory, the double revolving field theory. तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में हमने समझा कि किस तरह से एक कोई सिंगल फेज सप्लाई है, पल्सेटिंग सप्लाई, उसकी वजह से हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में हमने देखा कि कैसे पल्सेटिंग फील्ड दो रोटेटिंग फील्ड में रिजॉल्व हो सकती है, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, अपोजिट एंड इक्वल टॉर्क लगेंगे और कैंसिल होंगे, तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क नहीं मिलेगा और मोटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वहीं फिर हमने एक थ्योरी देखी कि अगर हम कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कुछ इनिशियल स्पीड या इनिशियल मूवमेंट दें तो फिर हमें एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिल सकता है। और वहाँ हमें दो फिर फील्ड मिली थी और उनकी वजह से स्लिप अलग अलग थी। एक फॉरवर्ड स्लिप थी एस और फिर इस तरह से बैकवर्ड स्लिप आई थी 2-s। दो टॉर्क इस तरह के हमने देखा था। तो अब हम उसी में कैसे इक्विवेलेंट सर्किट कैसा रहेगा, अगर इन दोनों फील्ड के इफेक्ट को देखें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा रहेगा पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद वो सर्किट पैरामीटर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट करते थे पैरामीटर फाइंड करने के लिए, यहाँ भी वही करेंगे, नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो फिलहाल अभी ये एक टॉर्क देखते हैं पहले। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो इस तरह से फॉरवर्ड फील्ड की वजह से टॉर्क ये रहा आपका, ये वाला ऊपर वाला, और ये बैकवर्ड फील्ड की वजह से ये टॉर्क रहा, और ये आपका रिजल्टिंग टॉर्क अगर आप स्टैंड स्टिल पे ले रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लक्सेस है। अदरवाइज अगर चेंज इन फॉरवर्ड फ्लक्स और बैकवर्ड फ्लक्स लेते हैं तो हमारा एक्चुअल जो प्लॉट होगा रिजल्टिंग इस तरह का। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो थ्री फेज सर्किट, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के हिसाब से देखेंगे तो हमारे क्या क्या पैरामीटर होते थे। रेफर टू स्टेटर साइड अगर देखें हम तो स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का रिएक्टेंस, और एक मैग्नेटाइजिंग ब्रांच आपकी मान लीजिए एक्सएम, और रेफर टू स्टेटर के हमारा रोटर रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस, ये चीजें होती थी। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे तो ऐसे ही है। अगर देखें तो पहले डिफाइन कर लेते हैं R1M जैसे आपका रेजिस्टेंस ऑफ मेन स्टेटर वाइंडिंग, X1M लीकेज रिएक्टेंस ऑफ मेन स्टेटर वाइंडिंग, XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, R2 स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर साइड, और इस तरह से X2 होगा स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर साइड। VM अप्लाइड वोल्टेज है, IM मेन वाइंडिंग करंट है। ठीक है, इस तरह का। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हुआ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद ओनली इट्स मेन वाइंडिंग एनर्जाइज्ड एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, अब डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से इसमें हमारा दो, एक फॉरवर्ड फील्ड थी और एक रोटर बैकवर्ड फील्ड थी। तो उस तरह से हमने उसको ब्रेक कर लिया। जो X2 और R2 थे उसको X2/2 R2/2 कर लिया, XM/2 कर लिया, XM ये। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्रेक कर लिया। ये भी अभी भी हमारा ये कहाँ पे है कि ये किस सिचुएशन पे है, सारी चीजें फॉरवर्ड फील्ड का है और बैकवर्ड फील्ड का है। अभी भी ये हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है। ठीक है, स्टैंड स्टिल मतलब कि आपका स्लिप की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये सर्किट पैरामीटर होंगे। बाद में जैसे स्पीड गेन होगा तो जो फॉरवर्ड फील्ड होगी वहां पे R2/S का टर्म आता है, आपको पता है। तो वहां पे R2 बाई, यहाँ जो हमारा है R2-2 तो रहेगा ही, S आएगा यहाँ पे। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका S आ जाएगा। और बैकवर्ड स्लिप आपको मालूम है क्या है, बैकवर्ड स्लिप हमारी है 2-s। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2-s, यहाँ आपका 2-s।
एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर हम लोग बात करते हैं पैरामीटर इस तरह से, एक पर्टिकुलर स्पीड पे x2 डैश बाई टू, ये r2 डैश बाई टू एस हो गया, और ये r2 डैश बाई टू इंटू टू माइनस एस। स्लिप का हिसाब किताब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी बहुत सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। अब ये एक पूरा आपका एक तरह से मिला के पूरा इम्पिडेंस है। अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लें जेड एफ की अगर हम बात करें तो क्या है कि ये सीरीज में है दोनों, और ये उनके साथ पैरेलल में। इसी तरह से जेड बी की बात करें तो ये सीरीज में पैरेलल में, और ये इसके क्रॉस वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें हम जो सर्किट कैलकुलेशन है, सर्किट के हिसाब से उसको कर सकते हैं। इसको हम करंट निकालनी हो, पीएम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, उसको फाइंड कर सकते हैं सर्किट के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे जेड एफ आपको निकालना हो तो क्या होगा, आर टू डैश और ये सीरीज में थे, आर टू डैश प्लस जे एक्स टू डैश बाई टू, और उनके साथ पैरेलल में कौन था, एक्सएम वाली ब्रांच थी, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा जितना भी एक्सप्रेशन बनेगा इसमें एक कोई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो रियल पार्ट को हम आर एफ बोल देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक्स एफ। इसी तरह से दूसरे बैकवर्ड फील्ड के लिए भी करेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ इमेजिनरी आएगा। रियल पार्ट को आर भी बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक्स भी बोलेंगे। ये टर्म्स है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जेड एफ है, एक एक्सप्रेशन से आया पूरा कंप्लीट। इस तरह से जेड भी आया, तो आपने उसको जेड एफ और जेड भी ब्रेक कर लिया। वो सारी चीजें थी उसको आपने रिड्यूस करके एक सिर्फ जेड एफ में तो आर एफ एक्स एफ और आर बी एक्स बी के टाइप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें चाहे तो थोड़ा करंट निकालने के लिए एक्सप्रेशन ईजी होगा। आई एम चाहिए तो आई एम क्या होगा, वी एम डिवाइड बाई कंप्लीट रेजिस्टेंस, कंप्लीट जो भी इम्पिडेंस होगा कर लेंगे। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड वन एम जेड एफ प्लस जेड बी। ठीक है, तीन इम्पिडेंस है आपके। जेड वन एम आपका ये स्टेटर वाला हो गया, ये जेड एफ हो गया टोटल, और ये टोटल जेड बी। ठीक है, तो वी डिवाइड बाई टोटल इम्पिडेंस, ये आपकी करेक्ट है। अब हम आते हैं कि अपने कैसे पैरामीटर्स को फाइंड करें। ये सारे जो पैरामीटर्स हम बोल रहे हैं R1 R1 R2, इसको कैसे हम फाइंड करें। तो उसके लिए हम जाएंगे किसके लिए, अपने नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर। नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट आपको पता है। ब्लॉक रोटर मतलब हमको रोटर को ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक कर देने हैं इसका मतलब कि रोटर रुक जाएगा, रुक जाएगा मतलब कि NR 0, और उस केस में आपका स्लिप है वो हो जाएगी यूनिटी 1। और अगर हम इसको वो करें, बात करें नो लोड की, नो लोड मतलब इसमें कोई लोड नहीं है, मतलब अपने फुल फ्लेश पूरे स्पीड पे वो घूमेगा। ठीक है, तो ये नो लोड और ब्लॉक रोटर में आपके सर्किट पैरामीटर जो आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से हम अपना पैरामीटर्स फाइंड कर लेंगे। देखेंगे सीधे सर्किट पे देखते हैं। पहला टेस्ट देखते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब को सीधे पता है क्या करना है। इसमें हमें लो वोल्टेज अप्लाई करना है और रेटेड करंट फ्लो कराना है। ठीक है, लो वोल्टेज स्टेटर पे अप्लाई करना है और रेटेड करंट फ्लो कराना है। ठीक है, रोटर को ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का मतलब स्लिप तो हो गया आपका यूनिटी। ठीक है, तो आपके जो मीटर्स होंगे उनकी रीडिंग ले लेंगे हम। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट पावर, ये तीनों रीडिंग आपके पास होंगी। ठीक है, अब सर्किट पैरामीटर पे आते हैं। तो सर्किट हमने बनाया था पहले भी, ये था, ये आपका नो लोड का सर्किट है, ब्लॉक रोटर का, और ये नो लोड का। ठीक है, तो ब्लॉक रोटर में क्या हुआ, ये ओपन क्यों लिख दिया। ब्लॉक रोटर में क्या हुआ, स्लिप अगर 1 थी तो ये R2 डैश बाई 2S जो था वो R2 डैश बाई 2 हो गया, स्लिप 1 है। तो ये एक्सएम जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है ये इसके कंपैरिजन में, इस पूरे ब्रांच का जो इंपीडेंस है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको नेग्लेक्ट करके ओपन मान सकते हैं। ज्यादा का मतलब क्या है, समझो कि इनफाइनाइट हो गया, ऐसा समझो। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट होता है। तो एक्सएम चूंकि इनके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया इसलिए हम इसको ओपन कर दिए। और सेम यहाँ भी हुआ क्योंकि यहाँ पे स्लिप था 2 माइनस एस, 2 माइनस 1 भी आपका 1 हो गया। तो यहाँ भी ये पैरामीटर ऐसे हो गया, तो एक्सएम इसके कंपैरिजन में यहाँ भी ज्यादा हो गया। तो इन दोनों जगह पे हमारा जो एक्सएम वाली ब्रांच थी वो ओपन हो गई। ओपन होने से क्या हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस अगर हम अब देखें या टोटल इंपीडेंस देखें, टोटल इंपीडेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, R1M प्लस R2 डैश बाई 2 प्लस R2 डैश बाई 2, ये मतलब R1M प्लस R2 डैश प्लस J X1M प्लस X2 डैश, ये पूरा इंपीडेंस होगा।
तो इम्पिडेंस वैसे टेस्ट में किया जाए तो होता क्या है, हमने देखा कि इम्पिडेंस जो होता है इक्विवेलेंट वो होता है वीएससी अपॉन आईएससी। वीएससी आईएससी आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डेटा है, वो हमको मिल जाएंगे टेस्ट से, ठीक है। जब जेडी हमको मालूम है टेस्ट डेटा से, आरई क्या मिलेगा हमको, आरई हमको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में ही है सारे, तो R1M और प्लस R2 दोनों ऐड हो गए। आरई हम कैसे निकालते हैं, हम आरई ऐसे निकालते हैं टेस्ट डेटा से, PSC डिवाइड बाई ISC स्क्वायर, रोटर कॉपर लॉस ही मिलता है हमको पावर में, उस हिसाब से हम करते हैं जैसे सारे टेस्ट में करते थे। तो ये भी हमें मालूम है टेस्ट डेटा से PSC ISC, तो यहाँ से हमको RE भी मिल गया, तो हमको जेड भी मालूम है और RE भी मालूम है, ठीक है। तो RE मालूम है तो ये R1 प्लस R2 डैश, एक इक्वेशन यहाँ आपको मालूम चल गई RE के टर्म में, क्योंकि RE आपको मालूम है, RE आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पूरा टोटल रिएक्टेंस की बात करते हैं। R2 डैश आपको मिल गया, ये R1M प्लस R2 डैश था, RE आपको मालूम था, तो RE माइनस R1M कर दिया R2 डैश। R1M आप निकाल सकते हैं, स्टेटर का रेजिस्टेंस है, स्टेटर के वाइंडिंग पे अपना सप्लाई देके डीसी और फिर उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके स्टेटर रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी। तो यहाँ से R2 डैश एक पैरामीटर मिल जाएगा। टोटल रिएक्टेंस क्या है, वो X1M, टोटल इस सीरीज में थे तीनों, X1M प्लस X2 डैश। अब ये X1M X2 डैश को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम इसको इक्वल टू मान लेते हैं, तो हम बोलते हैं X1M इज इक्वल टू X2 डैश इज इक्वल टू 1 बाई XE, टोटल जो इक्विवेलेंट XE होगा। अब इक्विवेलेंट XE हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई, जेडी माइनस जेडी का स्क्वायर माइनस RE का स्क्वायर, जेडी भी निकाल चुके हैं पहले और RE भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये दोनों टर्म भी मिल गए, X1M और X2 डैश। तो हमको ब्लॉक रोटर टेस्ट से क्या क्या मिल गया, एक R2 डैश मिल गया, X1M मिल गया और X2 डैश मिल गया। बचा क्या क्या, XM बचा हुआ है अभी। अब आते हैं नो लोड टेस्ट पे। नो लोड टेस्ट में हमने क्या कहा कि आपका स्पीड आ जाएगी फुल लगभग, क्योंकि कोई लोड नहीं है, तो उसमें स्लिप आपको बहुत मिनिमम हो जाएगा, स्लिप बहुत कम हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ेगा सर्किट में, तो आप पिछले सर्किट में देखें, स्लिप अगर बहुत कम हो जाएगी, ये देखिए, तो ये सर्किट आपका रहा, क्या चेंजेस आएंगे, स्लिप कम होने से R2/S, यहाँ पे R2 अब स्लिप कुछ होगी कम भले है, तो ये R2/2S होता था ना, यहाँ पे स्लिप बहुत कम हो गया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया। जब तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ये पूरा इंपेडेंस बहुत ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में, अब हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। R2/S बहुत ज्यादा हो गया तो इसको ओपन कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2-S होना था, S बहुत कम है, S बहुत कम है यहाँ पे, तो ये तो R2/4 ही ऐसे ही रहा लगभग। तो यहाँ पे ये अगेन XM जो है इनके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने XM को ओपन कर दिया, तो अब चीजें बदल गई। अब यहाँ पे सीरीज में ये XM और ये सर्किट इतना है, ठीक है। अब इस तरह से निकाल लेंगे। नो लोड डेटा हमारे पास रहेगा, नो लोड डेटा का मतलब कि नो लोड करंट, नो लोड पावर, ये सारी चीजें, और नो लोड वोल्टेज, ये आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो वहां पे कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी हमको, जो X0 होगा, जो नो लोड रिएक्टेंस बोलेंगे वो X1M, और ये XM/2 और X2/2, ये आपके सीरीज में है सर्किट में, ठीक है, ये मिल जाएंगे। cos phi नॉट निकालेंगे हम, क्योंकि ये तीनों चीजें हमको टेस्ट डेटा से पता है, ठीक है। और Z0 भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि V0/I0 पता है हमको, ठीक है, ये निकल गया। तो X0 इज इक्वल टू Z0 sin phi नॉट होता है, यहां से हमारा X0 आ गया। X0 क्यों निकाले हम, क्योंकि हमको एक ही बचा था पैरामीटर हमारा XM, तो X1M चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं, X2 डैश भी निकाल चुके हैं, ठीक है। X0 निकाल लिया यहाँ पे हमने, तो यहाँ से हमारा कुल मिला के फिर लास्ट जो पैरामीटर था XM वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट से आपका X2 डैश, X1M, R2 डैश ये सब निकल गया था, और नो लोड टेस्ट से हमारा जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस था XM वो निकला। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया कि भाई इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, आप तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से इक्विवेलेंट सर्किट दिखाएंगे, और फिर पूछेगा कि सर्किट पैरामीटर फाइंड कीजिए। सर्किट पैरामीटर फाइंड करने का तरीका यही कि हमारा नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट हमें करना है, और इस तरह से हम दोनों टेस्ट करेंगे। तो आपको सर्किट बनना समझ में आ गया कि नो लोड में सर्किट कैसा बनेगा और ब्लॉक रोटर में कैसा बनेगा, तो फिर इजी है, क्योंकि देख रहे हैं आप फिर सर्किट में क्या बचता है, सीरीज में क्या क्या एलिमेंट आ जाते हैं, तो वहां से एक एक सारे एलिमेंट निकल जाते हैं। ये ध्यान देना है कि नो लोड ब्लॉक रोटर में सर्किट हमारा कैसा बनता है, किसको नेग्लेक्ट करना है, कौन सा